गुजरात में भूपेंद्र सिंह पटेल को चुना गया विधायक दल का नेता। पेश की सरकार बनाने की दावेदारी। हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम पर कांग्रेस हाईकमान ने लगाई मुहर। मुकेश अग्निहोत्री को बनाया हिमाचल का उप मुख्यमंत्री। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, उत्तर प्रदेश बन गया है दुनिया के लिए सबसे बड़ा आर्थिक गंतव्य। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यों से बदली दृष्टि। गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 90वें संस्थापक समारोह का किया समापन। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार का बड़ा कदम। 10 नए थाने खोलने की मंजूरी। अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर प्रदेश सरकार कायम। और भारतीय बल्लेबाज ईशान किशन ने मचाया तूफान। 131 गेंदों पर बनाया 210 रन। खेली बांग्लादेश के खिलाफ चटगांव में विस्फोटक पारी। विराट कोहली ने भी बनाया 113 रन। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश और गुजरात में शनिवार को विधायक दलों के नेता चुन लिए गए। शिमला में 2 दिन की गहमागहमी के बाद कांग्रेस की ओर से सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री और मुकेश अग्निहोत्री को उप मुख्यमंत्री चुने जाने की घोषणा की गई। गुजरात में भूपेंद्र पटेल विधायक दल के नेता चुने गए। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पर्यवेक्षकों की कवायद और शीर्ष नेतृत्व के दखल पर अंततः समन्वय का फार्मूला तय हो गया। प्रतिभा सिंह सुखविंदर सिंह सुक्खू के समर्थकों को मना लिया गया। शिमला में शनिवार सुबह से कांग्रेस विधायक एक होटल में जुटे रहे, जहां पर्यवेक्षक भूपेश बघेल और भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय कमलम में सर्वसम्मति से भूपेंद्र सिंह पटेल को विधायक दल का नेता चुना गया है। इस दौरान केंद्रीय पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह, बीएस येदियुरप्पा और अजय मुंडा मौजूद रहे। बैठक के बाद पटेल ने कहा कि सभी नेताओं ने मुझे चुना है। गुजरात के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का समर्थन किया है। गुजरात में प्रचंड जीत के बाद भाजपा ने पहले से तय मुख्यमंत्री पद के चेहरे भूपेंद्र पटेल पर आखिरकार औपचारिक मुहर लगा दी। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की मौजूदगी में पार्टी के विधायकों ने भूपेंद्र पटेल को अपना नेता चुना। भूपेंद्र पटेल के नाम का प्रस्ताव विधायक कनु देसाई ने रखा। मुझे पूरा भरोसा है कि गुजरात की जनता ने जो भरोसा रखा है वो भूपेंद्र भाई सार्थक करेंगे। भूपेंद्र भाई के नेतृत्व में आने वाले 5 साल में गुजरात का और विकास होगा। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद भूपेंद्र पटेल ने राज्यपाल आचार्य देवव्रत से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे भूपेंद्र पटेल ने पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि उनकी सरकार ने समान नागरिकता संहिता को लेकर एक कमेटी बनाई थी, जिसकी सिफारिशों के आधार पर नई सरकार आगे फैसला लेगी। वो तो बना दिया गया ही, हमने कमेटी की रचना कर दी गई है और जो भी उसकी भलामण आएगी उसके द्वारा ऊपर काम करेंगे हम। गुजरात में भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में नई सरकार सोमवार के दिन शपथ लेगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। नई सरकार बनने से पहले जहां भाजपा ने जनता के साथ किए अपने वायदों को पूरा करने की बात कही है, तो वहीं कांग्रेस समेत विपक्षी दलों पर गुजरात को बदनाम करने के लिए आड़े हाथों लिया। 27 साल के ये संबंध और जिस प्रकार से विपक्ष ने गुजरात को, गुजरात के लोगों को चुनाव जीतने के लिए बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, ठीक उसी प्रकार से गुजरात की जनता ने चुन चुन के जवाब दिए हैं। ये चुनाव सत्ता का चुनाव नहीं था, ये चुनाव संबंध और विश्वास का चुनाव था। और संबंध और विश्वास के चुनाव में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी का गुजरात में विजय हुआ है। गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी को राज्य के इतिहास की सबसे बड़ी जीत मिली है, जिसको लेकर तमाम पुराने सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं। पीएम मोदी ने भी चुनाव प्रचार के दौरान गुजरात की जनता से नरेंद्र भूपेंद्र की टीम को अभूतपूर्व जीत दिलाने की अपील की थी और कहा था कि भूपेंद्र को नरेंद्र से भी बड़ी जीत दिलाइएगा। और नतीजों के बाद 156 सीट जीतने पर पीएम मोदी ने भी गुजरात की जनता का आभार व्यक्त किया था। चुनावों के दौरान मैंने गुजरात के भाई बहनों और युवाओं से कहा था कि इस बार नरेंद्र का रिकॉर्ड टूटना चाहिए और मैंने वादा किया था
कि भूपेंद्र नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़े, इसलिए नरेंद्र जी जान से मेहनत करेगा। और गुजरात की जनता ने तो रिकॉर्ड तोड़ने में भी रिकॉर्ड कर दिया। लगातार दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री बनने जा रहे भूपेंद्र पटेल ने इस बार करीब 2 लाख वोटों के अंतर से जीत हासिल की है। उन्होंने घाटलोडिया सीट से लगातार दूसरी बार ऐतिहासिक जीत हासिल की। भूपेंद्र पटेल गुजरात के पाटीदार नेता हैं और पाटीदार आंदोलन को खत्म कराने में भी भूपेंद्र पटेल की अहम भूमिका रही थी। भूपेंद्र पटेल 1995 में अहमदाबाद के मेमना नगर नगर पालिका के पहली बार सदस्य चुने गए थे। इसके बाद 1999 और फिर साल 2004 में भी इसके सदस्य बने। 1999 से लेकर 2004 तक वो नगर पालिका के अध्यक्ष भी रहे। साल 2008 से 2010 तक अहमदाबाद नगर निगम के उपाध्यक्ष रहे। 2015 से 2017 तक अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण के वे अध्यक्ष भी रहे। साल 2017 में भूपेंद्र पटेल ने पहली बार घाटलोडिया विधानसभा का चुनाव लड़ा और रिकॉर्ड 1,17,000 वोटों से जीते और अब दूसरी बार विधायक बनने के बाद फिर से सीएम बनने वाले हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे। उप मुख्यमंत्री के रूप में मुकेश अग्निहोत्री के नाम का ऐलान किया गया है। शपथ ग्रहण समारोह आज सुबह 11 बजे होगा। कांग्रेस आलाकमान ने नवनिर्वाचित विधायक दल के नेता के तौर पर सुक्खू के नाम पर मुहर लगा दी है। शनिवार की देर शाम शिमला में हुई कांग्रेस विधायकों के बैठक के बाद इसका औपचारिक ऐलान किया गया। बैठक में कांग्रेस के हिमाचल प्रभारी राजीव शुक्ला और पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक भूपेश बघेल और भूपेंद्र हुड्डा भी मौजूद रहे। सर्वसम्मति से सारे विधायकों ने सुखविंदर सिंह सुक्खू को विधायक दल का नेता चुना है। कल उनको मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। उप मुख्यमंत्री के रूप मुकेश अग्निहोत्री जी को पदासीन किया गया। ये हाईकमान ने निर्णय लिया है। अभी हम कुछ मंत्रियों की शपथ करेंगे, उसके बाद मंत्री में होने का मुख्यमंत्री जी तय करेंगे। गोरखपुर में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 90वें संस्थापक सप्ताह समारोह के समापन अवसर पर महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज परिसर में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। सप्ताह भर से चल रहे समारोह में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षक, सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी, इंटरमीडिएट स्नातक और परास्नातक के सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। सप्ताह भर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से जुड़े शिक्षण संस्थानों के अलावा अन्य शिक्षण संस्थानों के बच्चों ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। इस अवसर पर 236 लोगों को मुख्य अतिथि द्वारा पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि आज दुनिया के लिए उत्तर प्रदेश सबसे शानदार आर्थिक गंतव्य है। बड़े से बड़े देश भी आर्थिक गंतव्य चुनने के लिए उत्तर प्रदेश को प्राथमिकता दे रहे हैं। ये सब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विचार एवं दूरदृष्टि का परिणाम है। उत्तर प्रदेश में हर नौजवान को रोजगार मिलेगा और किसान समृद्ध होगा। ये प्रदेश देश ही नहीं, दुनिया का सिरमौर बनेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित करते हुए कहा कि आज भारत दुनिया में सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। विकास के हर क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे इंडस्ट्रीज का सेक्टर हो, चाहे सर्विस का सेक्टर हो, चाहे नौजवानों को अच्छी शिक्षा मिलने का हो, अच्छी चिकित्सा हो, तकनीकी ज्ञान विज्ञान हो, उस दिशा के अंदर एक लंबा दृष्टिकोण बनाकर काम शुरू किया है। उत्तर प्रदेश जो विश्व के कई राज्यों को मिलाकर भी देश नहीं बन सकते, इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है। लेकिन आज इस उत्तर प्रदेश के अंदर शांति है, कानून व्यवस्था बेहतर है, हर व्यक्ति को न्याय, सम्मान, समतामूलक समाज का निर्माण की योजना, और इसीलिए जिस देश के अंदर शांति होती है वह देश और प्रदेश प्रगति और खुशहाली की ओर बढ़ता है। पहली बार है आजादी के बाद
आजादी के पहले कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। ये G20 दुनिया के वे 20 बड़े देश हैं जिनमें दुनिया की कुल आबादी की 60% आबादी निवास करती है, जिनमें दुनिया का 75% ट्रेड पर जिनका अधिकार है, दुनिया की 85% जीडीपी यानी कुछ कुल इनकम का जो भी दुनिया के पास है उसका 85% पर इन 20 देशों का अधिकार है। और दुनिया के अंदर नए इनोवेशन के लिए या रिसर्च के लिए जो भी कार्य होते हैं, जो भी पेटेंट होते हैं, ऐसे 90% पेटेंट पर इन 20 देशों का अधिकार होता है। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में G20 के इन देशों का नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत करेगा। यह भारत के लिए किसी उपलब्धि से कम नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के नागपुर का दौरा करेंगे, जहां वो हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की राष्ट्र को सौगात देंगे। प्रधानमंत्री देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे में से एक नागपुर और शिरडी को जोड़ने वाले 520 किलोमीटर लंबे समृद्धि महामार्ग के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे और पीएम मोदी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ का भी शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को अपने नागपुर दौरे के दौरान क्षेत्रवासियों को 75,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे। इसमें प्रमुख रूप से नागपुर और शिरडी को जोड़ने वाले 520 किलोमीटर लंबे समृद्धि महामार्ग के पहले चरण का उद्घाटन शामिल है। समृद्धि महामार्ग या नागपुर मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे परियोजना देश भर में बेहतर कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे को लेकर प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। महाराष्ट्र के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है। एक सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट देश में है। एक रोड प्रोजेक्ट 55,000 करोड़ का सिंगल प्रोजेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। नंबर 1, ये भारत के सबसे लंबे एक्सप्रेस वे में से एक है, जो महाराष्ट्र के 10 जिलों और अमरावती, औरंगाबाद और नासिक के प्रमुख शहरी क्षेत्रों से होकर गुजरता है। ये एक्सप्रेस वे आसपास के 14 अन्य जिलों की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने में मदद करेगा। मेरा जन्मभूमि और मेरी कर्मभूमि नागपुर शहर है और अपने शहर को विकसित होते हुए देखना, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने देश को, अपने शहर को बहुत सालों से धीरे धीरे विकसित होते हुए देख रही हूँ। यहाँ से नागपुर से एकदम निकले हम, कोई बॉम्बे जाने का था तो 17-18 घंटे लगते थे। अभी जो समृद्धि महामार्ग बना इसके लिए हमको 8 से 8.5 घंटे लगने वाले हैं। समय बचने वाला है और अच्छे से बना हुआ हाईवे से एक्सीडेंट और नागरिक की सुरक्षितता का एश्योरेंस बढ़ जाता है। इस समृद्धि महामार्ग पर अगर देखा जाए तो वाइल्ड लाइफ स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं। वाइल्ड लाइफ स्ट्रक्चर एक ऐसे स्ट्रक्चर्स है जहां से जो जानवर है वो एक जो है हाईवे का छोर है, दूसरी ओर वो क्रॉस कर पाएंगे। तो इस प्रकार से जो मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, ये स्ट्रक्चर्स यहाँ पर बनाए गए हैं। इसे वाइल्ड लाइफ ओवरपास स्ट्रक्चर कहा जाता है। हालांकि कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स वाइल्ड लाइफ अंडरपास मतलब हाईवे के नीचे से भी गुजरते हैं। सेंटर फॉर रिसर्च मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ हीमोग्लोबिनोपैथिस चंद्रपुर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। उन्होंने इसकी आधारशिला 2019 में रखी थी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री केंद्रीय पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान चंद्रपुर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री एम्स नागपुर को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसकी आधारशिला भी प्रधानमंत्री ने जुलाई 2017 में रखी थी। शहरी गतिशीलता में क्रांति लाने वाला एक और कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री नागपुर मेट्रो के पहले चरण को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वो खपरी मेट्रो स्टेशन पर 2 मेट्रो ट्रेनों खपरी से ऑटोमोटिव स्क्वायर और प्रजापति नगर से लोकमान्य नगर एक्वा लाइन को हरी झंडी दिखाएंगे। नागपुर मेट्रो का पहला चरण 8,650 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया गया है। प्रधानमंत्री 6,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित होने वाले नागपुर मेट्रो फेज 2 का शिलान्यास भी करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर रेलवे स्टेशन पर नागपुर और बिलासपुर के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। देश की इस 6ठी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की भी अगर खासियतों की बात करें तो जो इसके पहले के और वंदे भारत आपने देखे बिल्कुल वैसी ही फैसिलिटी है, उसमें कुछ और जो है इजाफा ही आपको मिलेगा।
स्लाइडिंग डोर जैसे पहले वंदे भारत ट्रेन के अंदर आप देखते थे, वैसा ही बिल्कुल स्लाइडिंग डोर जो है वो लगाया गया है लोगों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, ताकि किसी को कोई असुविधा नहीं हो। ये देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक जो खाना गर्म करने का, खाना रखने का जो सिस्टम है वो जो यहाँ पर है वो यहाँ पर दिया गया है। साथ साथ इमरजेंसी में अगर आपको इमरजेंसी में कोई दिक्कत हो तो यहाँ पे इमरजेंसी अलार्म बटन भी लगा है, जो कि सीधा इस ट्रेन सेट के जो आपके केबिन में जो वहां पर आपके ड्राइवर है उनको इसकी सूचना मिलेगी। और साथ साथ आप अगर मैं इसके बाद अलावा बात करूं तो सीसीटीवी कैमरा जो है पूरे ट्रेन के अंदर इंस्टॉल किया गया है, ताकि जो सेफ्टी है उसको सबसे ज्यादा जो है उस प्रायोरिटी दी जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर में सार्वजनिक समारोह में नागपुर रेलवे स्टेशन और अजनी रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य का शिलान्यास भी करेंगे। वो सरकारी मेंटेनेंस डिपो अजनी, नागपुर और नागपुर इटारसी तीसरी लाइन परियोजना के कोहली नरखेर खंड को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोवा का भी दौरा करेंगे, जहां वो गोवा को नए एयरपोर्ट की सौगात देंगे। तो वहीं गोवा समेत देश के 3 जगहों पर राष्ट्रीय आयुष संस्थानों का उद्घाटन भी करेंगे और नवी विश्व आयुर्वेद कांग्रेस के समापन समारोह को संबोधित करेंगे। गोवा को मिल रहे नए एयरपोर्ट की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में रखी थी और अब वह इसको खुद शुरू करने जा रहे हैं। इस एयरपोर्ट को तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को गोवा की यात्रा के दौरान मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। इसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2016 में खुद रखी थी। इस हवाई अड्डे को लगभग 2,870 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। इसे स्थायी बुनियादी ढांचे की थीम पर तैयार किया गया है और इसमें सौर और अन्य सुविधाओं के साथ साथ ऊर्जा संयंत्र, हरित भवन, रनवे पर LED लाइटें, वर्षा जल संचयन, रिसाइकलिंग सुविधाओं के साथ साथ अत्याधुनिक सीवेज उपचार संयंत्र हैं। हवाई अड्डे के निर्माण में 3D मोनोलिथिक प्रीकॉस्ट बिल्डिंग, स्टेबल रोड, रोबोमेटिक होलो प्रीकॉस्ट वॉल, 5G कंपैटिबल IT इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी कुछ सर्वश्रेष्ठ तकनीकों को अपनाया गया है। हवाई अड्डे की कुछ विशेषताओं में दुनिया के सबसे बड़े विमानों को संभालने में सक्षम रनवे, विमानों के लिए रात की पार्किंग सुविधाओं के साथ साथ 14 पार्किंग बे, सेल्फ बैगेज ड्रॉप सुविधाएं, अत्याधुनिक और आत्मनिर्भर हवाई नेविगेशन बुनियादी ढांचा शामिल है। शुरुआत में हवाई अड्डे का पहला चरण प्रति वर्ष लगभग 4.4 मिलियन यात्रियों को सुविधाएं प्रदान करेगा, जिसे अधिकतम 33 मिलियन यात्रियों की क्षमता तक बढ़ाया जा सकता है। हवाई अड्डा राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा और पर्यटन उद्योग की जरूरतों को पूरा करेगा। इसमें प्रमुख लॉजिस्टिक हब के रूप में सेवाएं प्रदान करने की क्षमता है, जो कई घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों को सीधे तौर पर जोड़ता है। हवाई अड्डे के लिए मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की भी योजना है। मैं इस वक्त गोवा के इस नए एयरपोर्ट के अंदर और यहाँ पे मेरे साथ मौजूद है BK प्रसाद, जो कि चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर है इस पर्टिकुलर एयरपोर्ट के। सर, ये जो इसका एयरपोर्ट बना है बहुत ही शानदार है, इसमें लाइट भी बहुत आ रही है और ये ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट भी है। या ग्रीनफील्ड भी है, डेस्टिनेशन भी है। हम सबको मालूम है गोवा बहुत सारे आते हैं टू हॉलीडे, हम लोग ये एयरपोर्ट में आते ही पता चलता है, हम लोग एक डेस्टिनेशन एयरपोर्ट में आना है, बिजनेस लीजर एयरपोर्ट, इट्स ए लीजर एयरपोर्ट, इट्स ए डेस्टिनेशन एयरपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थानों का भी उद्घाटन करेंगे और 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस के समापन समारोह को संबोधित करेंगे। ये कार्यक्रम जो है ये बहुत बड़े स्तर पर यहाँ आप देख रहे हैं एनर्जी, लगभग 4000 से ज्यादा लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और उसमें से 250 से ज्यादा विदेश के लगभग 50 से ज्यादा देशों से आए हुए लोग हैं। 130 से ज्यादा छात्र हैं जो भारत सरकार के स्कॉलरशिप से आयुर्वेद और बाकी आयुष साइंसेस का अध्ययन कर रहे हैं अलग अलग संस्थाओं में, वो भी यहाँ उपस्थित है। और 250 से ज्यादा स्टॉल्स एक्सपो में हैं, वर्ल्ड क्लास एक्सपो यहाँ लगा है। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो में 50 से अधिक देशों, अंतर्राष्ट्रीय छात्रों और आयुर्वेद के विभिन्न अन्य हितधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले 400 से अधिक विदेशी प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी होगी। 9वीं WAC का मूल विषय एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद है। I am very happy to come to this exhibition because I like Ayurveda. I use Ayurveda during last 15 years. इसमें बहुत सारी जानकारी मिलती है और डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज के लिए
क्यूअर और ये आयुर्वेदिक है, तो लोगों को अच्छा फील होता है। PM 3 संस्थान अखिल भारत। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं विराम। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओ, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। चलो, ऐसी लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना, इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे पुर्र। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। प्रदेश में कानून व्यवस्था और चाक चौबंद करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर नए थानों की स्थापना के साथ साथ बड़ी पुलिस चौकियों पर उच्चीकरण कर उन्हें थाने का दर्जा दिया जा रहा है। कानून व्यवस्था की मजबूती के लिए गृह विभाग ने 10 नए थानों को मंजूरी दी है। नए थानों के लिए नए पदों का सृजन भी किया गया है। मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद ने बताया कि शनिवार को पुलिस कमिश्नरेट आगरा के तहत 3 तथा कानपुर देहात के तहत 1 थाने के अलावा विभिन्न जिलों में 6 नए थानों की स्थापना की मंजूरी दी गई है। आगरा में बमरौली, कटरा नवीन थाना ट्रांस यमुना और थाना अजनेरा के तहत पुलिस चौकी तिरावली को उच्चीकृत कर नवीन थाना किरावली की स्थापना किए जाने का फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया कि खीरी के थाना कोतवाली सदर क्षेत्र की पुलिस चौकी शारदा नगर को उच्चीकृत कर थाना शारदा नगर तथा पुलिस चौकी खमरिया को उच्चीकृत कर थाना खमरिया की स्वीकृति प्रदान की गई है। गाजीपुर, महाराजगंज, श्रावस्ती और पीलीभीत जिले में भी पुलिस चौकी को उच्चीकृत कर थानों को मंजूरी दी गई है। भारतीय बल्लेबाज ईशान किशन ने चटगांव में बांग्लादेश के विरुद्ध तीसरे वनडे में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए अपने वनडे करियर का पहला दोहरा शतक लगाया। ईशान इस प्रारूप में सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं और उन्होंने इस मामले में वेस्टइंडीज के क्रिस गेल को पीछे छोड़ दिया है। ईशान ने 131 पर 210 रनों की विस्फोटक पारी खेली। उनके अलावा विराट कोहली ने भी 113 रन बनाए। कोहली ने इस तरह तीनों प्रारूपों को मिलाकर अपने करियर का 72वां शतक लगाया और सर्वाधिक शतक लगाने के मामले में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग को पीछे छोड़ दिया। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर से गैलेंट समूह के निःशुल्क फूड वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर गैलेंट समूह के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक चंद्र प्रकाश अग्रवाल ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। ये फूड वैन विभिन्न स्थानों पर जरूरतमंदों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गैलेंट समूह की निःशुल्क अन्नपूर्णा योजना एक अभिनव प्रयास है। हर व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार इस प्रकार की सुविधा देना पुण्य का कार्य है। समाज के और लोगों को भी अपनी क्षमता के अनुरूप धर्मार्थ के कार्यों के साथ जुड़कर हर दीन दुखी को न केवल भोजन देने बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने में अपना योगदान देना चाहिए और ऐसे कार्यक्रमों का लाभ बिना भेदभाव के समाज के हर तबके को प्राप्त होना चाहिए। गोरखपुर में गैलेंट के द्वारा निःशुल्क अन्नपूर्णा योजना एक अभिनव प्रयास है। हर व्यक्ति को उसके जरूरत के हिसाब से इस प्रकार की सुविधा देना एक पुण्य का कार्य है। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं विराम। बिट्टू, बहू कब से तैयार होकर बैठी है? टेस्ट के लिए जाना बेटा। टेस्ट ही तो देख रहा हूँ माँ। ये टेस्ट जल्द से जल्द होना जरूरी है। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द HIV की जांच जरूर करवाएं, ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और माँ और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके। जांच जितनी जल्दी, सुरक्षा उतनी पक्की। गर्भावस्था की पहली जांच में ही HIV टेस्ट जरूर कराएं। वाराणसी में कल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दशाश्वमेध घाट स्थित गंगा सेवा निधि के तत्वाधान में पूर्ण शास्त्रीय विधि विधान से गंगा पूजन किया। उसके उपरांत भव्य गंगा आरती देखी। विदेश मंत्री गोदोलिया होते हुए दशाश्वमेध घाट पर पैदल सुरक्षा कर्मियों के साथ आरती स्थल पर पहुंचे। उनके साथ वाराणसी काशी के DCP RS गौतम और आरती के समय वाराणसी पुलिस कमिश्नर अशोक मुथा जैन और वाराणसी के मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा मौजूद थे। विदेश
मुख्यमंत्री ने गंगा आरती का भी अवलोकन किया। उन्होंने वाराणसी में चल रहे काशी तमिल संगमम कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि G20 डेवलपमेंट मिनिस्टर्स का कार्यक्रम काशी में हो, अभी इसको लेकर प्लानिंग की जा रही है। G20 सम्मेलन जो है ये पूरे देश में मनाया जाएगा और मैं जानबूझ के मेरा शब्द है मनाया जाएगा कि इसमें जो है हर राज्य में और करीब 55 शहर होंगे देश के अलग अलग प्रांतों में, और उसमें ये तो स्वाभाविक है कि G20 जो है वो काशी में भी उसका एक कोई बड़ा कार्यक्रम हो, क्योंकि आप जानते हैं काशी का महत्व, अब मुझे तो बताने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं। तो हमारा आयोजन है कि जो डेवलपमेंट मिनिस्टर्स का जो प्रोग्राम जो है वो हम सोच रहे हैं कि काशी में करें, उसकी अभी प्लानिंग जारी है। तो ये भी एक कारण है कि मैं आया था, क्योंकि ये मीटिंग जो है मैं खुद विदेश मंत्री के तहत मैं इस मीटिंग का जो अध्यक्षता मैं करूंगा, तो आप देखेंगे कि मैं यहाँ बार बार आता। फिरोजाबाद पुलिस द्वारा पब्लिक ग्रीवियंस मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल का निर्माण कराया गया है। इसके माध्यम से आम नागरिक पुलिस विभाग को ऑनलाइन अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। पुलिस की इस नई व्यवस्था से पीड़ितों को प्राथमिकी लिखवाने के लिए अब थाने के चक्कर नहीं काटने होंगे। अब सार्वजनिक स्थलों से लेकर गांव की गलियों तक पुलिस पोर्टल का QR कोड चस्पा किया जा रहा है। पीड़ित व्यक्ति इस कोड को मोबाइल में स्कैन कर पुलिस को शिकायत दर्ज कर सकता है। इसकी मॉनिटरिंग SSP स्वयं करते हैं। दावा किया जा रहा है कि एक सप्ताह में शिकायतों का समाधान होगा। जांच में शिकायत गलत पाई जाएगी तब भी शिकायतकर्ता के पास संदेश जाएगा। पीड़ित पोर्टल के व्यू स्टेटस में अपनी शिकायत संबंधी कार्रवाई की जानकारी ले सकता है। जिले के 12,000 स्थानों पर QR कोड चस्पा होगा। 10 अक्टूबर को बतौर पायलट प्रोजेक्ट पुलिस कंप्लेंट ऑन ब्लॉकचेन वेब पोर्टल को लॉन्च किया था, जिसने अब तक करीब 1,298 लोगों ने इस तकनीक के जरिए प्राथमिकी लिखवाई, जिसमें 917 मामले निस्तारित किए जा चुके हैं। इस पोर्टल में बेसिकली QR कोड है और इस QR कोड का स्कैन करने के बाद कोई भी व्यक्ति कहीं से भी अपनी जन शिकायत दर्ज करा सकता है और इसमें जन शिकायत के निस्तारण की बहुत त्वरित व्यवस्था की गई है। केवल 7 दिन के अंदर ही हम लोग जो भी रजिस्टर्ड ग्रीवेंसेस हैं उसका डिस्पोजल करते हैं, उसमें क्वालिटी डिस्पोजल होता है। हम लोगों ने पूरे जनपद वासियों के लिए ये व्यवस्था यहाँ की है और हर थाने पर और थानों के साथ साथ जितने पब्लिक प्लेसेस हैं चारों तरफ इसका प्रचार प्रसार किया गया है, ताकि लोगों को अपने घर से ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़े और घर के आसपास किसी स्थान से इस कोड को स्कैन करके और अपनी शिकायत दर्ज करा के उसका। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। गुजरात में भूपेंद्र सिंह पटेल को चुना गया विधायक दल का नेता। पेश की सरकार बनाने की दावेदारी। हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम पर कांग्रेस हाईकमान ने लगाई मोहर। मुकेश अग्निहोत्री को बनाया हिमाचल का उप मुख्यमंत्री। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, उत्तर प्रदेश बन गया दुनिया के लिए सबसे बड़ा आर्थिक गंतव्य। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यों से बदली दृष्टि। गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 90वें संस्थापक समारोह का किया समापन। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार का बड़ा कदम। 10 नए थाने खोलने की मंजूरी। अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर प्रदेश सरकार कायम। और भारतीय बल्लेबाज ईशान किशन ने मचाया तूफान। 131 गेंदों पर बनाया 210 रन। खेली बांग्लादेश के खिलाफ चटगांव में विस्फोटक पारी। विराट कोहली ने भी बनाया 113 रन।